Morning everyone. So we have done the refraction. We are doing the refraction of light, and we learnt about the reflection और refraction different क्यों होता है. Then we learnt about the cause of refraction. That cause of refraction is the change in speed of the light of the when it goes from one medium to another, and it depends on the density, optical density we can say. So हमने अभी पढ़ा दैट रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट, हम ये पढ़ चुके हैं. नाउ अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं दैट हाउ वी शुड कैलकुलेट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाउ मच इट विल बेंड. ठीक है. सो as we know that the ray of light changes its direction when it enters from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी. दिस हैपन्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. अलग अलग मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट है. तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दैट इज़ 2.99 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम, और एयर में हो जाती है 2.98. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इज़ द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, कितना चेंज होने वाला है. सो ये रिलेटिव वैल्यू होती है. तो दो मीडिया का हमें स्पीड चाहिए, जो दो मीडिया लेंगे उन दोनों की स्पीड चाहिए. ये देखिए, लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज़ v1 एंड मीडियम 2 में v2 है, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम क्या बनाएंगे, n21 इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ठीक है. ये जो एक्सप्रेशन है बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तभी ये n21 कहलाता है. ठीक है. n21 इज़ v1 अपॉन v2, मतलब मीडियम 1 ऊपर रखना है, मीडियम 2 नीचे. सो n12 speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1, that is v2 upon v1. Similarly the refractive index of that was the medium 1 की रिस्पेक्ट में 2. ठीक है. अब अगर हम वैक्यूम, उनमें से कोई भी एक वैक्यूम ले लेते हैं, मीन्स हम स्पीड ऑफ लाइट हम मीडियम 1 को 2 की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं या 2 को 1 की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं. ठीक है. जिसके रिस्पेक्ट से देख रहे हैं उसको ऊपर लिखना है. ठीक है. और दूसरे को नीचे रखना है. अब हम अगर मैं किसी मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट में वैक्यूम के हिसाब से देख रही हूँ तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे. ठीक है. कि वैक्यूम के हिसाब से ये कितनी बेंड होगी, दैट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर किसी और मीडियम के हिसाब से लाइट कितनी बेंड हो रही है हम ये बता रहे हैं तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगा when one medium is taken as vacuum and speed of light is taken in it. ठीक है. speed of light in vacuum and then the refractive index of second medium with respect to vacuum is called the absolute refractive index. तो ये रेशियो होती है. रेशियो किसकी रेशियो, स्पीड, रेशियोज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब दोनों मीडियाज़ में. पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमें दो मीडियाज़ चाहिए ना, उन दोनों मीडियाज़ में एक दूसरे से रिस्पेक्ट में क्या स्पीड आ रही है, फिर उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो उससे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. अगर मीडियम 1 को मीडियम 2 के हिसाब से दिख रहे हो तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अगर आप वैक्यूम के हिसाब से देख रहे हो तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है. अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है. इसका यूनिट क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है. ठीक है. तो ये दोनों आपस में जो यूनिट्स है, ऊपर भी वही लिखोगे नीचे भी सेम वही लिखोगे, आपस में दोनों कट जाएंगे. देन दैट विल बिकम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कांस्टेंट
वैल्यू, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड देन वी आर हैविंग द ऑप्टिकल डेंसिटी की ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी आपको पहले बताया था कि जितना ज़्यादा डेंस होगी कोई चीज़, जिसमें जितने ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ स्लाइटली फास्टर देन इन एयर, क्योंकि उसमें तो कोई पार्टिकल नहीं होता है, एयर में कम पार्टिकल्स होते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज v. So you can say that since refractive index is the relative value of the speed of light of medium with respect to light in vacuum, refractive index क्या है, वो वैक्यूम के हिसाब से हम किसी और मीडिया के वो ले रहे थे, वैल्यू ले रहे थे, ठीक है। सो दैट इज़ c, तो वो उसकी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ रिलेटिव टू द वैक्यूम, फाइन। देन ऑप्टिकल डेंसिटी देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी मैं आपको बता रही थी कि जिसमें जितना ज़्यादा थोड़े से जगह में जितने ज़्यादा पार्टिकल्स वो डेंस उतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। सो अब medium having greater value of refractive index is called optically denser medium. अगर हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं और उनको डिवाइड करने के बाद उनकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ज़्यादा, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज़ द डेंसर, दैट मीन्स दैट इज़ द डेंसर वन, दैट मीन्स the light will travel at slower speed in optical denser medium as compared to the rarer medium. So अगर स्पीड कम है तो बेंडिंग भी अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी, है ना, बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर स्पीड ज़्यादा होगी या वैक्यूम के हिसाब से लगभग होगी तो उसी स्पीड से अगर चलेगी तो उतनी बेंडिंग कम होगी, ठीक है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब हम रिलेशन देखते हैं पेज नंबर 171 पे, सो इट इज़ नाउ इजी टू रियलाइज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ एन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर है या मेजर है ऑप्टिकल डेंसिटी का। जितना ज़्यादा आपका कांस्टेंट वैल्यू आती है हम कहेंगे कि वो मीडियम उतनी ऑप्टिकली डेंस है, मतलब स्पीड उसकी कम है, ठीक है। तो स्पीड ऐसा है ना, हम डिवाइड करें उसको वैक्यूम के साथ, अगर आप देख रहे हो तो वैक्यूम अपॉन वैक्यूम तो 1 होगा, तो 1 तक तो सबसे मैक्सिमम हो गया ना वैल्यू। सो 1 के बाद अगर 0.9 आ रहा है दैट मीन्स वो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो गई। सो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में स्पीड जो होगी वो स्लो होगी एंड ऑप्टिकल रेयरर मीडियम में स्पीड तेज़ होगी। और ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें आपको चाहिए वो देखो, एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए आपको, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब चाहिए, ड्राइंग पिन्स चाहिए, स्केल चाहिए, शीट ऑफ वाइट पेपर चाहिए। फिर इससे आप अब आ जाइए पेज नंबर 174 पे। हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले इस शीट को ऐसे लगाएंगे कि वो बिल्कुल हिले ना, ठीक है। फिर उसकी हम बाउंड्री लगाएंगे, ये आपने बाउंड्री की ABCD मार्क कर दो उसको, और ये स्लैब हटा लीजिए ऊपर से वापस, ठीक है। देन अब इसके ऊपर एक एंगल पे हम लाइन खींचेंगे, देखो एक सरफेस पे, फिर एक उसी के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ये इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी 2 पिन्स आप लगा लीजिए, कहीं पे भी 2 पिन्स। फिर हमने रखी
हमने स्लैब रखा। स्लैब रखने के बाद हम इसी की दूसरी साइड से हम देख के 2 पिन्स लगाएंगे बिल्कुल उसकी सीध में। स्लैब में से देख के, जैसे हम इस साइड पे हैं उसके ऑपोजिट, और उसमें से देख के हम 2 पिन्स लगा रहे हैं जो हमें दिख रही है बिल्कुल सीध में। ठीक है, बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन में हमें स्लैब के अंदर से दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से होगी। और अब अगर हम स्लैब उठा के देखेंगे और उसका नॉर्मल और इसके नॉर्मल को अगर मैच करेंगे तो उसमें इतनी बेंडिंग हुई हुई होगी जो आपको स्लैब के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इतनी बेंडिंग, इतना डिफरेंस हमारा इसके अंदर आ गया है। ये देखो, ये वाली लाइन जो है, जो बीच वाली लाइन है, ये इसका और इसका डिफरेंस है। दिस इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो PQ है और RS है हमें स्लैब के अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे थे। जब हमने स्लैब हटा के इनको मैच किया तो देखा कि लाइट बेंडिंग, इतनी ज़्यादा लाइट बेंड हो गई है। ठीक है, सो इंसिडेंट रे से जो नॉर्मल आ रही थी और अब ये जो नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल है लेकिन एक थोड़े डिस्टेंस के बाद। और PQ वाली लाइन और RS भी पैरेलल मिलेगी लेकिन थोड़े डिस्टेंस के बाद। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इन तीनों को अगर हम मेजर करेंगे, हम देखेंगे जो R है वो स्मॉलर होगा I से, और E और I दे विल बी इक्वल। E और I दोनों इक्वल होंगे। अब ये आपकी पैरेलल लाइन जाएगी इसके अकॉर्डिंग, अगर आप देखोगे। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी, सो इनके बीच में जो आपने ये डॉटेड लाइन लगाई है और जो एमरजेंस वाली R और S वाली जो लाइन थी, इनके बीच का जब डिस्टेंस आप लेंगे वो दैट विल बी स्मॉल d। ठीक है, ये जो फिर आप देखेंगे दैट इट इज़ जस्ट एंगल की इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज़ जस्ट इक्वल टू इट। एंड एंगल I इज़ एंगल ग्रेटर देन R। इसी तरह एंगल E इज़ ग्रेटर देन एंगल R भी इधर ही होगा ना, है ना। सो एंगल I और एंगल E ये दोनों इक्वल होंगे, और एंगल I एंगल R से बड़ा है बिकॉज रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो ये बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल। अब जो R है इधर वाला वो E से छोटा होगा बिकॉज वो डेंसर मीडियम था, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो वो फैल जाएगी, है ना। एंड दैट विल बी द, जो इसके P और RS के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो PQ वाली इंसिडेंट रे है, R से ये O से O डैश वाली ये रिफ्रैक्टेड रे है, और O डैश से आगे वाली दिस इज एमर्जेंट रे। ठीक है, आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो अब एंगल जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ये PQ वाली और नॉर्मल के बीच में, हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल और O डैश वाली। ठीक है, सो दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब हम इनको मेजर करेंगे यू विल गेट दैट, एंड दिस नॉर्मल विद O डैश एंड RS वाली जो लाइन आएगी, दिस इज एमर्जेंट एंगल ऑफ एमर्जेंस। सो एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल I। ठीक है, हो सके तो ये करके देखना, दोनों पिन से एक सीध में लगा के देखना। ठीक है, बट यू विल नॉट बी हैविंग द स्लैब। You can get the slab from any stationery shop if you can get, otherwise draw it according to there in the book. Fine. So this was the activity refraction। अगर हम स्लैब से करते हैं तो स्लैब में इस तरीके से बेंडिंग साफ हमें दिखाई देती है कि लाइट इतना बेंड हो गई, बिकॉज एकदम ही एयर से डेंसर मीडियम ग्लास में आई, फिर ग्लास से एकदम एयर में जा रही है। सो वी कैन ईजीली सी द रिफ्रैक्शन ओवर हेयर। Now we are going to see the dispersion of white light via glass prism. And what do you mean by dispersion? See, this we are going to do this, and this is our next topic in the book also.
ठीक है. So dispersion of white light by a glass prism we are going to do and see the natural dispersion, that is the rainbow which we usually see and we get fascinated after seeing this. ठीक है, तो आज हम अभी यही पढ़ने जा रहे हैं कि ये रेनबो बनता कैसे है. सी प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म इज़ द ट्रायंगुलर सरफेस, ट्रायंगुलर इंक्लाइंड सरफेस आप दे सकते हो. एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, दो प्लेन सरफेसेस होते हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल, एक ट्रायंगुलर फेसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ग्लास का बना हुआ होता है. सो अब इसके ऊपर हमने डाल दी है एक पतली सी बीम, मतलब ये जो बल्ब से जो लाइट आ रही है इसको हमने इस तरीके से किया है कि इस होल में से हमें सिर्फ एक लाइट दिखाई दे. ठीक है, सो ये जब इसके ऊपर पड़ेगी, किस पे, प्रिज्म पे आएगी, तो इससे एक नया ही फिनोमिना डेवलप होता है कि ये लाइट टूट जाती है दूसरी साइड पे जाके स्क्रीन में एंड हमें मिलता है स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स. ये 7 कलर्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. सबसे नीचे होता है वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, सो इसको विबग्योर भी हम कहते हैं. दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ कलर. इसी सीक्वेंस में मिलता है. ठीक है, सो वाइट लाइट इज़ डिस्पोज इन इट्स 7 कलर्स कॉम्पोनेंट्स बाय अ प्रिज्म. प्रिज्म से डिस्पर्जन हो जाती है, टूट जाती है. सो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स. अब एक बार ध्यान से सुनो. जो सबसे पहले ये जो लाइट, इसमें से नैरो बीम, नैरो मतलब सिर्फ बहुत पतली सी लाइट हमने अलाउ की इसमें से ट्रैवल करने के लिए प्रिज्म में से. फिर जब ये ट्रैवल इसके अंदर गई तो ये एक एंगल पे जब जाएगी वाइट लाइट, तो वाइट लाइट 7 कलर्स की बनी हुई है. और इन सभी 7 कलर्स की, नोट डाउन प्लीज़ ध्यान से, इन सभी 7 कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट है. वेवलेंथ मीन्स जो स्पीड है उस मटेरियल में से जाने की, वो स्पीड अलग अलग कलर की अलग अलग है. ठीक है, सो अलग अलग कलर की अगर अलग अलग है तो उससे क्या होगा कि जो आपका रेड कलर है, रेड की स्पीड ग्लास में से पास करने की सबसे ज़्यादा है और वायलेट की स्पीड सबसे कम है. तो अब जब इसमें से पास ऑन होगी लाइट, तो रेड की स्पीड अगर ज़्यादा है तो रेड फटाफट निकल जाएगा, है ना. उसके बाद आती है स्पीड ऑरेंज की, फिर ऑरेंज निकलेगा, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर धीरे धीरे करके इंडिगो एंड वॉयलेट निकलेगा. सो इसी वजह से, इनकी स्पीड डिफरेंट होने की वजह से ये प्रिज्म में आकर स्प्लिट हो जाते हैं. बिल्कुल मतलब अलग अलग हमें एक बैंड की तरह दिखाई देते हैं और इस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो पेज नंबर 176 पे ये इसका रीज़न भी आपको बता रखा है, दैट वाई these colors split up. And what do we call the splitting of the light? We call this the phenomena of splitting of light from the prism is called dispersion of light. Splitting of white light into 7 colors is the dispersion of light. ठीक है, एयर में ये सारे कलर्स एक ही स्पीड के साथ चलते हैं, तो इस वजह से वो इकट्ठे मिलकर हमें वाइट लाइट लगते हैं. बट ग्लास के अंदर इन सभी की स्पीड चेंज हो जाती है. आई एम अगेन रिपीटिंग सो दैट आपको अच्छे से ध्यान से समझ में आ जाए. ग्लास में वायलेट कलर की स्पीड सबसे धीरे होती है, रेड कलर की मैक्सिमम होती है. इस वजह से रेड कलर तो जल्दी से बाहर आ जाता है. ओके, और वायलेट कलर धीरे धीरे अब जिसकी स्पीड धीरे होगी वो नीचे भी तो आता जाएगा ना, नॉर्मल के पास बेंड होता चला जाएगा.
तभी वो नीचे भी आता जा रहा है और स्प्लिट धीरे भी होता जा रहा है, तभी हमें वो एक के नीचे एक कलर हमें दिखाई देता है, लाइक अ रेनबो। और रेनबो का भी बिल्कुल यही सीक्वेंस होता है विबग्योर। फाइन। सो द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, सबसे थोड़ी बेंड होती है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कि बेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फटाफट भाग जाती है, निकल जाती है आगे। ठीक है। देन वायलेट्स लाइट बेंड्स द मोस्ट, thus the rays of each color emerge along different path, तभी उनका रास्ता भी अलग हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी वो नीचे होती जाएगी। सो दिस इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और सर इसाक न्यूटन थे जिन्होंने सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट देखा था। और पता है क्या, उनकी एक बड़ी अच्छी सी वो है स्टोरी कि उन्होंने स्पेक्ट्रम देखा प्रिज्म में से, बट उनको ये लगा कि इसके आगे और भी कलर्स होंगे। सो उन्होंने एक और प्रिज्म रख दिया इसके आगे कि हम इसको और ज़्यादा स्प्लिट करते हैं, इसको और ज़्यादा तोड़ते हैं। ठीक है। बट क्या हुआ, जब उन्होंने सेम प्रिज्म रखा एक और उसके सामने, तो कोई चेंज नहीं आया, नथिंग चेंज, बिल्कुल कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। सो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उसी प्रिज्म को इंक्लाइंड वे में रख लिया, मतलब उसके ऑपोजिट रखा। जैसे अभी ये है ना, इसका उल्टा रख दिया, मतलब जो नीचे वाला जो सरफेस है वो, मतलब जो इसका ऊपर वाला वर्टेक्स है वो नीचे और एज ऊपर की तरफ कर दिया, इसके ऑपोजिट कर दिया। ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा इसको देखकर। ये प्रिज्म था, उन्होंने ये देखा, बट इसमें से कोई कलर्स नहीं निकले। देन उन्होंने सेम प्रिज्म को दूसरी पोजीशन में रखा, इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। ठीक है। देन फिर उन्होंने वैसा ही स्पेक्ट्रम पास ऑन किया। देन ही सॉ कि वो सारे कलर्स इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर वापस हमें क्या मिल रहा है, exactly the same white light, है ना। any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is referred to as white light। तो अब ये white light हमें कहाँ मिलती है, ये हमें मिलती है एटमॉस्फेयर में। और जब बारिश आती है तो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, देखो सारी ड्रॉप्स एक प्रिज्म का काम करती हैं, और इस प्रिज्म में वाइट लाइट डिस्पर्स होती चली जाती है, स्प्लिट होती चली जाती है, और सारे प्रिज्म इकट्ठे स्प्लिट करते हैं लाइट को, और वो एक ही तरफ जब डायरेक्शन में जाते हैं, देन इट फॉर्म्स द रेनबो, दैट वाज द रीज़न दैट यू गेट द रेनबो। एंड so you have to read up to 177. okay, 177 में रेनबो अ नेचुरल इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन तक मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव हैड अ चांस ऑफ ऑब्जर्विंग रेनबो। इट इज़ अ ब्यूटी एंड एंजॉय वॉचिंग इट। ठीक है। सो वी कैन गेट अ रेनबो इफ अ सन कम्स आउट, जब रेनफॉल के टाइम पे अगर सन आ जाता है तो जितनी भी वाटर की ड्रॉप्स होती हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती है, एंड दे डिस्पर्स द सनलाइट एंड देन दे फॉर्म द rainbow. Fine. Thank you very much for today. It's been a long session, but it was necessary because it was the important section of this chapter, and then next is also very important, which we are going to do in our next class. Thank you very much.